डिस्को किंग बप्पी लाहिड़ी अब इस दुनिया से जा चुके हैं। कहने को तो बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अपने संगीत से बप्पी दा ने खुद को अमर कर लिया है। बप्पी दा ने ढेरों ऐसे गाने कंपोज किए जो उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता था। कई ऐसे गाने गाए जिन्हें सुनने के बाद लगता है कि बप्पी दा के अलावा इस गाने पर किसी दूसरे गायक की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं फबती। 80 के दशक में भारत की म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक नया आयाम देने वाले बप्पी दा की खुद की ज़िंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रही। यूँ तो किस्सा टीवी बप्पी दा की बायोग्राफी पहले ही कर चुका है, लेकिन जैसा कि हमने कहा है कि बप्पी दा की ज़िंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है, तो इस वीडियो में हम आपको बप्पी दा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। ये कुछ वो बातें हैं जो हम उनके बायोग्राफी वीडियो में नहीं कह पाए थे, लेकिन किसी भी संगीत प्रेमी के लिए ये बातें जानना एक बड़ा ही रोचक अनुभव हो सकता है। बप्पी दा का नाम गिनीज बुक में एक बड़ी ही खास वजह से दर्ज है, और ये वजह है एक साल में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करना। दरअसल साल 1986 में बप्पी लाहिड़ी ने 33 फिल्मों के लिए म्यूज़िक कंपोज किया था। इन 33 फिल्मों के लिए बप्पी दा ने कुल 180 गाने रिकॉर्ड किए थे। गिनीज बुक के मुताबिक ये कारनामा करने वाले बप्पी दा दुनिया के इकलौते संगीतकार थे, और आज बप्पी दा के दुनिया से जाने के बाद भी उनका यह रिकॉर्ड दुनिया का कोई दूसरा संगीतकार नहीं तोड़ पाया। अपने 50 साल लंबे म्यूजिक करियर में बप्पी दा ने सफलता का एक लंबा दौर देखा। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में गीत संगीत दिया, लेकिन साल 2006 में पहली दफ़ा उन्होंने किसी दूसरे संगीतकार के लिए गीत गाया। ये दूसरे संगीतकार थे आज के दौर की प्रख्यात म्यूजिकल जोड़ी विशाल शेखर। इस जोड़ी के लिए फिल्म टैक्सी नंबर 9211 का गीत बम्बई नगरिया बप्पी दा ने गाया था। ये गीत काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था। इसके बाद साल 2011 में बप्पी दा ने AR रहमान की फिल्म गुरु में भी एक गाना गाया था। साल 2003 में बप्पी दा ने प्रख्यात अमेरिकी रैपर डॉक्टर ड्रे पर अपनी धुन चुराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा किया था। दरअसल डॉक्टर ड्रे ने अपनी एक एल्बम के गीत में बप्पी दा के कंपोज किए गीत कलियों का चमन की धुन कॉपी कर ली थी। बप्पी दा को डॉक्टर ड्रे की ये बात ज़रा भी पसंद नहीं आई। डॉक्टर ड्रे ने बप्पी दा को कोई क्रेडिट भी नहीं दिया था। बप्पी दा ने अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर की एक अदालत में डॉक्टर ड्रे के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अदालत ने बप्पी दा के पक्ष में फैसला देते हुए डॉक्टर ड्रे की उस एल्बम की सारी सेल रोक दी थी। बाद में जब डॉक्टर ड्रे ने बप्पी दा को प्रॉपर क्रेडिट दिया तो ये मामला ख़त्म हुआ। बप्पी दा का म्यूज़िक करियर पूरे 50 सालों तक चला। यूँ तो जब वो महज 11 साल के थे तो उन्होंने हारमोनियम पर एक ऐसी धुन छेड़ दी थी जो उनके पिता को इतनी अधिक पसंद आई कि उन्होंने उस पर एक गीत रिकॉर्ड कर दिया था। उसके बाद साल 1969 में बप्पी दा ने बंगाली फिल्म दादू में पहली दफ़ा म्यूज़िक कंपोज किया। फिर साल 1973 में रिलीज़ हुई फिल्म नन्हा शिकारी से इनका हिंदी फिल्म करियर भी शुरू हो गया। पर चूंकि अब बप्पी दा इस दुनिया से विदा हो चुके हैं तो कई लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर बप्पी दा की आखिरी कंपोजिशन कौन सी थी। इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। साल 2021 में बप्पी दा ने गणपति बप्पा मौर्या नाम से एक डिवोशनल सॉन्ग बनाया था। इस गीत को अनुराधा जुजू ने अपनी आवाज़ दी थी। सितंबर 2021 में ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ था। बप्पी दा के बायोग्राफी वीडियो में हमने बताया था कि डिस्को डांसर फिल्म के सॉन्ग जिमी जिमी आजा आजा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सुर्खियां मिली थी। महानतम पॉप स्टार माइकल जैक्सन ने भी ये गीत सुना था और उन्हें भी इस गीत की धुन बड़ी पसंद आई थी। ये गीत दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ था, लेकिन इस गीत ने सबसे ज़्यादा जादू चलाया था रूस के लोगों पर। उस ज़माने में रूस में वैसे भी भारतीय फिल्मों और भारतीय म्यूज़िक का बड़ा क्रेज़ था और ये क्रेज़ आज भी देखा जा सकता है। रूस के लोग आज भी बप्पी दा को बेहद पसंद करते हैं।
एडम सैंडलर की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म डोंट मेस विद जोहान में जिमी जिमी आजा आजा सॉन्ग को बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर शुमार किया गया था। ये फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी। दुनिया भर में ये फिल्म पसंद की गई थी और संगीत प्रेमियों को बप्पी दा की कंपोजिशन बड़ी पसंद आई थी। इस फिल्म में बप्पी दा को बाकायदा क्रेडिट भी दिया गया था। साल 2012 में ग्रैमी ने अपनी जूरी में बप्पी दा को शामिल किया था। इस तरह ये सम्मान हासिल करने वाले बप्पी दा पहले भारतीय म्यूजिशियन बने। उनसे पहले ये सम्मान किसी भी भारतीय को हासिल नहीं हुआ था और ना ही अभी तक दोबारा किसी भारतीय संगीतकार ने ये मुकाम हासिल किया है। साल 2017 में ऑस्कर्स और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बप्पी दा को नॉमिनेट किया गया था। दरअसल बप्पी दा ने एनिमेटेड फिल्म टामाटोआ के हिंदी वर्जन में मोआना नाम के किरदार को अपनी आवाज़ दी थी। इसके अलावा इसी साल एक और हॉलीवुड फिल्म लॉयन में बप्पी दा ने एक गाना भी रिकॉर्ड किया था। बप्पी दा हमेशा अपने लुक को लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहे। वो ढेर सारा सोना पहनते थे। दरअसल बप्पी दा मानते थे कि सोना उनके लिए बहुत शुभ है। बप्पी दा के पास 7 से 8 सोने की चेन थी और लगभग इतने ही ब्रेसलेट्स थे। वहीं सोने की अंगूठियां तो इनके पास और भी ज़्यादा थी। साल 2021 में धनतेरस के मौके पर बप्पी दा ने सोने का एक टी सेट ये कहकर खरीदा था कि अब उनके पास सोने की चेन, ब्रेसलेट और अंगूठियों की कोई कमी नहीं है। बप्पी दा ने बताया था कि उनके पास कुल 75 किलो सोना है। इंडियन आइडल के 12वें सीजन में जब बप्पी दा से कंटेस्टेंट ने पूछा कि आपने इस तरह का लुक रखने की प्रेरणा कहां से पाई, तो उन्होंने जवाब दिया कि अपनी नौजवानी के दिनों में वो एल्विस प्रेस्ले के बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे। बप्पी दा को एल्विस प्रेस्ले का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद था। जब बप्पी दा को म्यूज़िक इंडस्ट्री में सफलता मिलनी शुरू हुई तो उन्होंने एल्विस के स्टाइल को फॉलो करना शुरू कर दिया। हाँ, गोल्ड का तड़का उस स्टाइल में बप्पी दा ने अपनी तरफ से लगाया था। यूँ तो इंडियन डोमेन में इस बात की जानकारी कम ही है कि बप्पी दा ने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है, जैसे कि एकॉन और लेडी गागा। जी हाँ, अपने बप्पी दा इन कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन चूंकि मीडिया में इन कोलैबोरेशंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई तो इनके बारे में जानकारियाँ कम ही उपलब्ध हैं। कहा तो ये भी जाता है कि बप्पी दा ने जैक्सन 5 के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये उन दिनों की बात है जब माइकल जैक्सन खुद भी जिंदा थे। हालांकि उन दिनों वे जैक्सन 5 का हिस्सा नहीं थे।